गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोविंद हरि, गोपाल हरि। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आ जाओ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इसका मतलब फाइनली नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया ना। आप लोग सही समय पे पहुंच गए, इसका मतलब नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुका है और फिलहाल काम भी ठीक कर रहा है। कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिलता तो आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हो। मैटर ऑफ टाइम होता है। अगर आपके पास टाइम है, लाइव क्लास का वो थ्रिल अलग होता है। लाइव क्लास में आते हो तो आप बातें करते हो, लाइव क्लास में आते हो तो आप सुनते हो, पूरी बात सुनते हो। सबसे बड़ी बात, यहाँ पूरी बात सुनते हो लाइव क्लास में। रिकॉर्डिंग में आप कभी पूरी बात नहीं सुनते, आप थोड़ा 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 कट पेस्ट कट कट कर करके निकालते हो। तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। ये बेहतर है, ये बेहतर इसलिए कि कई चीजें सुननी जरूरी होती है और सुनने के लिए बाध्यता जरूरी है। लाइव में बाध्यता है कि आप आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये बाध्यता नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए लाइव में आओगे तो थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएंगी, थोड़ा आपका शेड्यूल भी बन जाता है ना। लाइव क्लास में जब आप आते हो तो आपका शेड्यूल भी बन जाता है कि भाई ठीक है, इस टाइम पे क्लास में जाना है, इस टाइम पे पढ़ना है। फिर जब क्लास में पढ़ते हो तो फिर वापस जाके भी पढ़ने का मन करता है कि क्या पढ़ाया था उसको एक बार देख तो ले, क्या बताया था, क्या समझाया था। तो वो भी फिर हो जाता है, रिवीजन भी होने लग जाता है। तो एक कुल मिला के एक शेड्यूल आपको मिल जाता है। और जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो शेड्यूल नहीं होता, जब मन में आया देख लिया, जब मन में आया नहीं देखा। तो वो है। तो उसके लिए वो ज्यादा बेटर है, वो तब काम करता है जब आप रिवीजन में जाओ तो रिकॉर्डिंग बेहतर काम करती है। जहां तक बाकी प्रैक्टिस की बात है तो लाइव में आप प्रैक्टिस करते हैं, आप सवाल निकालते हैं, दिमाग लगाते हैं, फिर नहीं होता है, गलतियां होती है, तो फिर मेरे द्वारा कराया गया सॉल्यूशन आप देखते हैं, तो वो करेक्ट हो जाता है। तो बहुत फर्क पड़ता है। जो लोग ले रहे हैं वो तो समझ सकते हैं कि मैं जो क्या कह रहा हूँ, और जिन्होंने भी शुरू किया है उन्हें धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी कि लाइव क्लास में क्या फर्क है और रिकॉर्डिंग में। देखिए अपनी जगह दोनों का अलग अलग महत्व है ना। दोनों एक जगह आप नहीं रख सकते, दोनों अपनी जगह अलग अलग है। रिकॉर्डिंग का अपना महत्व है। रिकॉर्डिंग तब है जब आप रिवीजन के लिए जाते हैं, है ना। आप रिवीजन के लिए जाते हैं तो रिकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन है। तब लाइव क्लास आपका टाइम बर्बाद करेगी, लेकिन शुरुआत में फर्स्ट फेज में लाइव क्लास इंपॉर्टेंट है ना। और जो सबसे बड़ी बात है, रेगुलरिटी बनाती है आपकी। नहीं, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही। हाँ, वो टाइम टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आती है। मैंने याद होगा हमारा पहला वीडियो था जब हमने पहला टॉपिक शुरू किया था, और जब ये कोर्स शुरू हुआ था जनवरी में, जनवरी था शायद, है ना, जनवरी था। जनवरी में संक्रांत के आसपास 14 या 15 तारीख को हमने कोर्स स्टार्ट किया था। तब मैंने एक बात कही थी कि जितने भी बच्चे अभी कोर्स में इनरोल हुए हैं, इसका एक बहुत छोटा प्रतिशत होगा जो कोर्स को पूरा करेगा, सिर्फ एक बहुत छोटा प्रतिशत। धीरे धीरे बिछड़े सभी बारी बारी। तो वैसे धीरे 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 कोई कोई 10 दिन में बिछड़ जाएगा, कोई महीने भर में बिछड़ जाएगा, कोई 1.5 महीने में बिछड़ जाएगा, कोई 2 महीनों में बिछड़ जाएगा। तो यूं ही लोग बिछड़ते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे और पुराने बिछड़ते रहेंगे। ये लगातार चलता रहेगा और जब तक कोर्स कंप्लीशन पे आएगा तब बहुत चुनिंदा लोग ही होंगे जो बच पाएंगे। क्योंकि जो मुश्किल काम है, आपको लोगों को लगता है कि मुश्किल काम पढ़ना है, लेकिन नहीं, मुश्किल काम है रेगुलरिटी बनाना। आप पढ़ाई को छोड़ दो, चलो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं, आपको सुबह घूम के आना है, सुबह आपको आधी घंटे घूम के आना है, यही करके दिखा दो। आप सोचो कि पढ़ाई से ही दिक्कत है, कि पढ़ाई में रेगुलरिटी नहीं बनती, चलो पढ़ाई को दूर कर देते हैं, आप एक्सरसाइज कर लो।
सुबह आधी घंटे एक्सरसाइज करके बता दो, छोड़ो एक्सरसाइज भी, क्या पता कौन सी करोगे कौन सी नहीं करोगे, चलना तो आता है, सुबह आधी घंटे बाहर घूम के चक्कर काट के आ जाओ, इसमें रेगुलरिटी बना के दिखा दो। तो मुश्किल काम पढ़ना नहीं है, मुश्किल चीज है वो है रेगुलरिटी। कोई भी चीज को रेगुलर कर पाना नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है, हमारा इंसान का दिमाग, वो बोर बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी पक जाता है। कोई चीज वो 2 दिन 3 दिन करता है, कितनी बेमिसाल चीज क्यों ना हो, कितनी भी कमाल की चीज क्यों ना हो, आपको ज्यादा दिन बांधे नहीं रख सकती, वो आपको बोरियत लाना शुरू कर देती है। आपको क्या लगता है कौन सी चीज ऐसी है जो आपको सदियों तक बांध के रख सकती है? बहुत मुश्किल है। आपको लगता है आईफोन, चलो आईफोन ले आओ। आईफोन तो आपको लगता होगा, क्योंकि जिसके पास नहीं होगा उसको लगता होगा आईफोन आ जाएगा, तो करके देख लो, ट्राई करके देख लो, कुछ दिन में उससे भी आप बोर हो जाओगे। आप हर चीज से बोर हो जाते हैं, ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, वो हर चीज पे लागू होती है। तो इस बोरियत को जीत पाना ही तो मुश्किल होता है, यही तो, इसके ऊपर ही तो राज करना होता है, कि इसको पकड़ लिया तो फिर सब चंगा ही चंगा, भला ही भला। और इसमें लोग ट्रैप में आ जाते हैं, बच पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग इसके ट्रैप में फंस जाते हैं, और फाइनली जो मैं कहता हूँ वही हो जाता है। हाँ, बढ़िया। वो एक्चुअली वो तो बहुत में लगने लग जाता है, नहीं इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मतलब मैं पिछड़ रहा हूँ। एक्चुअली आप इसको इतना सिंपल मत समझिए, बोर होने का मतलब क्लियरली नहीं है कि एकदम घंटा बज रहा है ऊपर से टन तुम बोर हो गए हो, टन तुम बोर हो गए हो। आदमी जब कथाएं बनाने लग जाता है ना, कथाएं बनाने लग जाता है, कथाएं का मतलब अपनी दंत कथाएं बनाने लग जाता है, कैसे ना कैसे वो उससे स्किप कर सके, तो समझ जाओ कि इसको बोरियत ही कहते हैं। जब आप स्किप कर रहे हैं, है ना, तो अब आप बैठे बैठे पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आपने मोबाइल चला लिया, अब आप कहेंगे मैं बोर नहीं हो रहा था, मैं तो देख रहा था कि नोटिफिकेशन में क्या है, मैं देख रहा था कोई जरूरी कॉल तो नहीं आ गया। ये बोरियत ही है। आपका जब भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, मतलब बोरियत है। ठीक है ना? चलो, आज बात करते हैं। अब हम आज बात करेंगे संख्यात्मक अवकलन पे, ध्यान दीजिएगा, इंजॉय करिएगा। संख्यात्मक अवकलन, पहले ये है क्या, ये भैया क्या है ये? संख्यात्मक अवकलन, देखो अवकलन नहीं बोल रहा हूं मैं, पहले वर्ड पे गौर करना, संख्यात्मक अवकलन। संख्यात्मक अवकलन, जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, तो अवकलन तो वही है जो हमारे पुराने वाला है ना? अवकलन वही। देखो, बोरियत से लड़ने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, कि कभी फील ही मत करो कि तुम बोर हो रहे हो, एक मशीन बन जाओ, एक मशीन बन जाओ। फिर क्या होगा, शुरुआत, पहला इंसान का ये एक कर्व होता है, पहले वो बहुत इंटरेस्ट दिखाता है चीजों में, ऐसे दिखता है कि उसे अगर वो मिल गई, है ना, अगर पहला जो फेज होता है ना, चलो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोरियत वाला, इसको लेके काफी लोग परेशान होते हैं। देखिए, हमेशा पहला फेज होता है, फर्स्ट फेज, कोई के लिए वो 2 घंटे हो सकता है, कोई के लिए 2 दिन हो सकता है, कोई के लिए 5 दिन हो सकता है, वो चीजों पे भी डिपेंड करता है, आदमी के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो पहला एक छोटा फेज होता है, उस छोटे फेज में आपको वो चीज इतनी बढ़िया लगती है कि मतलब आप कुछ भी करने को तैयार, आपको लगता है ये मिल गया तो मेरी जिंदगी झींगा लाला है, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। वो टाइप की फीलिंग आपको पहले फेज में होती है, और यही फेज हम लोगों के लिए एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, एज ए कंपनी, एज ए मैन्युफैक्चरर, सबके लिए ये फेज सबसे बढ़िया होता है। यही वो ट्रैप पीरियड होता है जिसमें आप पैसे कमाते हैं, ये वो ट्रैप पीरियड होता है जिसमें पैसे कमाते हैं। तो है ना, ये समझिए, ये सबके लिए लागू होता है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या करती है, उन्हें पता है हर किसी के अंदर एक फैंटेसी है, एक विचार है, एक दिमाग है कि ये मुझे मिल गया तो कमाल हो जाएगा, मेरी लाइफ बदल जाएगी, मुझे, है ना,
ज्यादातर जैसे क्रेज देखिए आईफोन को लेके, एक बार आईफोन मिल जाए फिर देख मेरा क्या स्टेटस बन जाएगा, या मुझे एक बार ये बाइक मिल जाए रॉयल एनफील्ड फिर पता नहीं क्या बन जाएगा, या मुझे ये वाली गाड़ी मिल जाए, या मुझे ये मिल जाए। वो अपने अपने अलग अलग है सबके, सबको आईफोन से नहीं जोड़ सकते। हर किसी के दिमाग में कुछ तो है ऐसा कि भाई ये मिल जाए तो एक बार लाइफ मजे आ जाए, कमाल हो जाए। तो वो कमाल है, वो एक ट्रैप पीरियड है। उस ट्रैप पीरियड में आप 5 या 7 दिन आते हैं और उसमें आ गए और आप उसमें कुछ भी करने को तैयार है उसको पाने के लिए, और वो टूट पड़ते हैं। अभी सेकंड गेट को देख लेना, इसमें भी आपको ऐसा ही मिलने वाला है। सेकंड गेट या फर्स्ट गेट को लेके आप अगर बहुत उत्साहित है तो ज्यादा उत्साहित मत होइएगा, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होगा आपका। अभी आपने सुना हुआ है सेकंड गेट में लागताणी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर, जो देवता है वे ऊपर से पुष्प वर्षा करे, जी थे सेकंड गेट में नौकरी लाग जाओ, ऊपर से इंद्र जो है वो सभी देवताओं ने लेकर आसी और फिर फूल भी यहाँ फूल फेंकी, अप्सराएं जो है वे नित्य शुरू कर दी सी कि भाई वो सेकंड ग्रेड में लाग गयो। मतलब सम काइंड ऑफ फीलिंग, इस टाइप की फीलिंग आपको लग रहा होगा कि सहनाइयां बजेगी चारों तरफ और देवता पुष्प वर्षा कर रहे हो सी, है ना। तो इस टाइप की फीलिंग आती है, कुछ नहीं होगा, एकदम नॉर्मल सामान्य। और 10-15 दिन नौकरी करशो अत्यान दिमाग ठीक हो जी, 10 एक दिन ड्यूटी पर जाशो दिमाग एकदम शांत हो जी। सान समझ में आ जाए तो गलत फंस गया, गलत जगह फंस गया यार, तो इनाम से तो क्यों और करता ठीक रहे, तो वो हमेशा ही बनता है। तो पहला फेज यही होता है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी फैंटेसीज चलती है, बहुत सारी बातें चलती रहती है, क्योंकि किसी ने क्या समझा दिया, किसी ने समझा दिया तो सेकंड ग्रेड लाग दी भाई तेरी लाइफ में मजा ही मजा है, कमाल ही कमाल है। जी बता ना 10वीं में, एक बार 10वीं में नंबर लिया हो फिर जिंदगी मजा ही मजा है। वे 10वीं में भी नंबर आ जाए, टॉप भी कर ले, 11वीं बत्तों को बत्तों पढ़ना पड़े, इवन ज्यादा और पढ़ना पड़े, इवन ज्यादा और पढ़ना पड़े। 10वीं में क्या सुनिए ना, 10वीं 12वीं में सुनिए ना बात, एक बार देखिए 10वीं बढ़िया हो जावे फिर भी की जिंदगी आगे मजा ही मजा है, फिर बार 11वीं आवे फिर डबल और पढ़ना पड़े, क्योंकि 10वीं में 90 बनाया है, अब 11वीं 12वीं में कम से कम 90 से ऊपर बनाना पड़सी। आलो बाप रे फंस गया, इनाम से 10वीं में 50 बनाता तो आज 51 ही बनाना पड़ता, 50 ही बनाता तो आज 51 बनाना पड़ता। अब 90 बना लिया, अब 11 12 12 में भी 90 से ऊपर चालू तो और प्रेशर बढ़ गया, आ लो अब और मरा दिया, अब और पढ़ लो। तो 11वीं 12वीं में और पढ़ना पड़सी, ज्यादा पढ़ना पड़सी। फिर 12वीं में 95 लिया, अब और मरा दिया, अब कॉलेज में और ले, और वो बढ़ तो जावे। तो वो एक ट्रैप है, वो कोई शानदार चीज को नहीं है, अलग ही आपने, लेकिन है वो एक ट्रैप ही। और मैं फंस जावा फेरी में घूमता रहा। तो इसलिए हर चीज को एक सम स्थिति में लो, ज्यादा हाइप मत करो, ज्यादा नीचे मत लो। हर चीज का एक ठीक वैल्यू है, उस वैल्यू पे रखो। हर चीज की एक ठीक वैल्यू है, उस ठीक वैल्यू तक रखोगे तब तो वो सही है, वरना ज्यादा कम ज्यादा करोगे तो आपको परेशानी होगी, है ना। ऐसी सेकंड ग्रेड है, ये भी सेम है। इससे क्या होता है, एक तो फायदा ये होता है आपका प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है। आप सेकंड ग्रेड को सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सेकंड ग्रेड लगना है, बे मत सोचो बे मैंने जहाँ पुष्प वर्षा होगी मतलब लाइन लाग जैसी घर का बार है, लोग ऑटोग्राफ लेना सीर, बे चीजें छोड़ दो। सीधी सीधी बात है, नौकरी लाग शो, नौकरी करनी पड़सी, 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी पर जाना पड़सी, बी का बदला थाने एक पीछा मिलसी, अब तो ये इसके अलावा कोई बहुत बड़ी चमत्कारी चीज को नहीं हुए, ठीक है। वो एक लाइफ को जरिए हर कोई आदमी क्या ना क्या पीछा कमा रहे हो, हर कोई कमा रहे हो, कोई सेकंड ग्रेड आ रहा है, कोई नहीं धरती भर के बे कमा निहाल हो रहे, बाकी सगड़ा कमा रहे। सब्जी बेचना भी वही काम करे, सब्जी बेचना भी वही काम करे, झाड़ू काटना भी वही काम करे, सगड़ा वही काम करे कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बी का बदला पीछा उठा रहे, वही सच है। अब थे भी नहीं सोचो कि गवर्नमेंट नौकरी आ रहा मैं तो पता नहीं क्यों तो क्यों ही को नहीं हुए, एक खाली बारे बैठे हो जना लागे, अंदर जाशो समझ में आ जैसी कि क्यों ही को नहीं, सब एक समान है। तो इसलिए इससे प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़ा सा, तो एक आसान और चीज हो जैसे 20 थाने के उसे एग्जाम में कम प्रेशर आसी थार पे, एग्जाम पर कम प्रेशर आसी कि अब एक आदमी इतनी सारी फैंटेसी सोच कर जावे, फिर एग्जाम में भी बिके स्ट्रेस ज्यादा आवे, ज्यादा फैंटेसी मतलब ज्यादा स्ट्रेस। और जो आदमी सम है उसको कभी तनाव नहीं होगा, बिना अगर कोई चीज मिल भी गई तो भी वो वैसा ही है, और नहीं मिली तो भी कोई बात को नहीं, तो कोई बड़ी चीज को नहीं, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी कुछ को नहीं, और क्यों काट ले छापा। तो यहाँ की परिस्थिति में रहो, आ है सम परिस्थिति, ना उच्च ना निम्न, और एकदम ठीक रहो। अब आ जाते हैं बोरियत वाले करने, तो बोरियत वाले में ऐसा होता ही होता है। पहला फेज आपका फैंटेसी फेज होता है जिसमें आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। इस चक्कर में तो कई लव मैरिज कर फंस गया, बाद में भी एक दूसरे क्रम फोड़ा करे, है ना। अब हमारे बैठे बीकानेर में ही हो कोई शायद, हाथ पैर काट कर भी ने फेंक दियो और के आई लव मैरिज। तो एक क्यों बिगड़े, एक खातर बिगड़े कि पहला फेज में माने क्यों ही कौन दिखे, पहला फेज में माने छोरी ने छोरो दिखे और छोरा ने छोरी दिखे, क्यों ही कौन दिखे, आंखा मिच जावे एकदम बुरी तरीका से। फिर वे भाग भूग और जी अभी है कि यानी क्या ब्याह कर ले, फिर वे कंपेटेबल तो हाई को नहीं, वो फैंटेसीज ही ब्याह हो गयो,
क्यों भी कर लियो, भाग गया, जो कर लिया। फिर फेज शुरू है सेकंड, जिसमें रियलिटी स्ट्राइक करे। अब रियलिटी स्ट्राइक करे जनाब, भयानक तरीका से स्ट्राइक करे, तो फिर परिणाम दुष्परिणाम हुए। तो वो फिर अब एक तो है जो अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम में लोग शादियां करते हैं, वहां पे भी शादियां करते हैं, यहाँ पे भी शादियां करते हैं, लेकिन तरीका अलग है। गैप है, गैप है समझने का, जानने का, पहचाने का। बट है डिवोर्स भी लेवे तो बड़ा राजी खुशी लेवे, आराम से राजी खुशी डिवोर्स लेवे। कौन नहीं बनी तेरी मेरी, ठीक, तू तेरा घर मैं मेरा घर। डोनाल्ड ट्रंप तीसरी शादी करी, दोनों लुगाया जब भी कभी वो है, पुरानी जो एक्स वाइफ है वे भी आवे, इतनो नॉर्मल संबंध थारो, थारी एक्स वाइफ है जिकाने थे छोड़ेड़ा हो, और वह थारे एक स्टेज पर शेयर कर रही है। कितनो सोचो, कितनी समझदारी है वहां के बारे में, कितनी समझदारी को लेवल कितनो सी। नहीं अठे इन मारशू या इन मैं मारशू, आ स्थिति हो जावे जब दोनों लड़े। तो एक समझदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वैसी बोरियत वाले केस में अगर हम आ जाएं तो यही होता है, आप बहुत ज्यादा हाइप कर देते हो चीजों को, इस वजह से दिक्कत शुरू होती है। मैं इतना पढ़ लूंगा, मैं इतना कर लूंगा, मैं 6 महीना में कोर्स में 2 बार काट ले छू, जबकि एक्चुअल में यहाँ क्यों कोई नहीं हुए। एकदम शांत रहकर पढ़ाई करो। पहलो काम हुआ है कि जब भी थे आओ, बोरियत क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोच रहे हो चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा। थे जिम जा रहे हो, थे सोचो 5 दिन में बाइसेप्स आ जैसी, 5 दिन में ये ट्राइसेप बाइसेप्स और ये जो सब है 12-12, ये सब दिखने लग जैसी, ये कौन नहीं वे, ये धीरे धीरे बहुत रड़कता रड़कता हुए, बहुत टाइम लग गया चीजें मारने में, और आई पढ़ाई के लिए। दो शादी नहीं, उनकी समझ मैं भी हमेशा, डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन में जो फर्क है वो है मेंटेलिटी। मेंटेलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप तलाक देने के बाद क्या दो जोड़े एक साथ खड़े हो सकते हैं? हमारे भारत में खड़े करके दिखा दो। आपने भारत में ने जिका आदमी औरत तलाक ले लियो, बाने दोनों ने एक स्टेज पर खड़े होकर के दिखा दो थे, थाने समझ में आ जैसी कि तलाक कौन लड़ियो, ये युद्ध लड़ियो है, ये तलाक कौन लियो, ये युद्ध लड़ियो है। जबकि तलाक नॉर्मल बात है, कौन बनी मेरी तेरे से, या तेरी मेरे से कौन बनी, तू तेरा घर मैं मेरे घर, इतनी तो बात है ना। फिर वो युद्ध क्यों बन गयो, क्योंकि मेंटेलिटी में प्रॉब्लम है। और अमेरिका में लोग 3 तलाक लेने के बाद में भी कोई दिक्कत को नहीं, बीमा का अपना एक्स से मिल रहे हैं। इतना नॉर्मल कैसे? जैसे आप दोस्तों के साथ होते हैं, 3 दोस्त बना लेते हैं, लड़ाई होती है क्या? नहीं, नहीं। तो फिर तो मेंटेलिटी का फर्क देखो, वहां पे जितने आराम से लोग मिलते हैं उतने आराम से अलग अलग भी हो जाते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग इतना इस लेवल पे है कि उन्हें कुछ नहीं लगता, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, नहीं बनी क्यों जिंदगी खराब करे, जब तेरी मेरी बन नहीं रही तो हम जिंदगी को क्यों खराब करें, कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। अट्ठे अट्ठा कोर्ट में जैसी डांगबाजी, यहाँ की स्थिति में जैसी कि पूछो ही मत, क्योंकि मेंटल लेवल ऐसा नहीं है, सोच पाने का जो स्तर है वो ठीक नहीं है, ये लड़ाई होती है। तो आज जब बोरियत वाले पे बात करते हैं फिर हम वापस यहाँ आ जाएंगे। तो जो मेन डिफरेंस है वो है, ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, शांत रहिए और लेवल को समझिए। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसी के एग्जाम्पल ले लिए, बोरियत वाला फेस क्यों आ रहा है? मेन फेस आने का जो पहला फेस है, ये हर कोई हमारे पास कोई कोर्स लेने आता है, वो आते ही पहले दिन आते ही जंप लगा हुआ, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सर क्लासेस क्या है, मैं डेली 10 घंटे पढ़ लूं, 12 घंटे पढ़ लूं। मैं को भाई रुक तू, 5 दिन बाद बात करी, एक बार 5 दिन शांत रहे, 5 दिन क्यों ही मत कर, कोर्स लिए 5 दिन क्यों ही मत कर, 5 दिन लंबा सांस ले, और 5 दिन बाद में भी अगर तेरा जोश बच जाए तो छठा दिन तू एक मैसेज में पाछा कर लीजिए, और फिर पाछा कौन करे, फिर पाछा कोई मैसेज कौन करे, वो 5 दिन में वो चड्डेड़ो आयोड़ो एकदम चक्केड़ो है, मतलब यहाँ कर देंगा यार, सिस्टम पाड़ देंगा, है ना, गाना सुनेगा, सिस्टम पाड़ देंगा, कोर्स जितनी बार भी है कर देंगा, दिन में 15-15 वीडियो देख लेंगा, प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व कर लेंगा, टेस्ट भी दे देंगा, जीके भी पढ़ लेंगा, सब कर लेंगा। फिर वो 2 दिन 4 दिन में सब सपन पाठ सब बराबर हो जाएगा। आ है हकीकत। जबकि एक्चुअल क्या है, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आगे बढ़ो और बेहतर होते जाओ। ये स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, बेहतर होने का प्रोसेस बहुत स्लो है। अब इतने स्लो प्रोसेस को आदमी बर्दाश्त नहीं करता, उसको फिर बोरियत हो जाती है। पेड़ को देखा, पौधे को देखा कैसे बढ़ता है, अगर आप पौधे को बढ़ते हुए देखें तो बिल्कुल बोर हो जाएंगे। क्यों? तो इंच मामूली मामूली सो 1 मिलीमीटर से भी छोटो वो प्रतिदिन बढ़े, इतना मामूली सो। हाँ, लेकिन अगर से बिन 1 साल बाद देखो तो थाने बहुत अच्छा डिफरेंस दिखाई देसी, या 2 साल बाद देखो तो डिफरेंस बहुत बड़ो दिखाई देसी। लेकिन डेली बेसिस पे देखो जना, डेली बेस पर इतना छोटो डिफरेंस आसी कि समझ में ही नहीं आसी। आपना बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन 18 साल में दिखे, 18 साल में भी दिखे बड़ा हो गया, 18 साल में दिखे बड़ा हो गया।
और प्रतिदिन देखिए बच्चा डेली बड़ा हो रहा है, डेली बड़ा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, समझदार हो रहा है, लेकिन क्या डेली दिखता है आपको? नहीं। फिर एक साल, फिर जब वो 15 या 16 का, 17 का, 18 का हो जाता है, फिर आप मुड़ के देखते हो इतना बड़ा हो गया। तो यही वो प्रोसेस है, धीरे 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 आप इंप्रूव होते हो। इसको टाइम दो, इसको समय दो, 12 महीने का प्लान रखो, 2 साल का प्लान रखो, ऐसे इंप्रूव हो। फिर देखो कोई बोरियत आएगी ना, कोई और आएगी। बोरियत तब आएगी जब आप इस तरीके से बड़े टारगेट पहले बना लेते हैं, फिर पूरे होते नहीं है, पूरे नहीं होते तो आपके बकवास है, बेकार है। ये जैसे आईफोन को लेके मैं कहता हूँ, आईफोन को लेके लोग सोचते हैं आईफोन, आईफोन में बहुत भयंकर सिक्योरिटी है, आईफोन में यू है, और क्यों को नहीं बोले यार देख है वो तगड़ो ही है, विश्व को विश्व जिससे पुरानी फोन है। हाँ, जो आशीष कह रहा है मुझे भी कोर्स खरीदने की एक्साइटमेंट में 2 दिन नींद को नहीं आई, तो भाई दिक्कत है। वो तो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा फैंटेसी आप बनाई डी रखा कि कोर्स लेता नहीं, सब दुनिया बदल जाएगी, सब बढ़िया हो जाओगे, लेकिन देखो वो काम हमारे लिए बहुत जोर को है। एटाबर ये जो फैंटेसी में रहे ना, कोर्स हमारा जल्दी बिक जाए। कोर्स के लिए ज्यादा माथा पच्ची बंद करनी पड़े, एक फैंटेसी थोड़ी सी क्रिएट करनी पड़े, थोड़ी सी फैंटेसी क्रिएट करनी पड़े, जल्दी कोर्स बिक जाए। और थोड़ा सा ऑफर ऑफर को तड़को लगा दो, टाबर फैंटेसी में आइडो ही है, टाबर फैंटेसी में आइडो ही है, थोड़ा सो 20% 30% को तड़को लगा दो, धड़ाधड़ कोर्स बिक जाए। होना 5 दिन बाद में बही है, 5 दिन बाद में सेकंड नहीं है, सब बिखर जाए। बिल्कुल लव मैरिज का साथ है ना, कनेक्ट एकदम एग्जैक्टली कनेक्ट कर सको। तड़को लागे रही है, काम हुयो, फिर 5 दिन बाद में होना तो वही है जो रियलिटी में हुए, वास्तविकता में हुए। तो यह है सही चीज। तो इसलिए इन्वेस्ट करो, अपने आप में इन्वेस्ट करो, समय पूरा दो, लंबे समय की बातें करो, मतलब 1-1 साल की, 2-2 साल की यहाँ बातें करो, लंबी चीजें खींचो, 1 साल 2 साल। आ जाओ, पेशेंस रखो, संख्यात्मक अवकलन, संख्यात्मक अवकलन, अवकलन जैसा होता है वही अवकलन है, लेकिन फिर संख्यात्मक क्या है? संख्यात्मक क्या है? अगर हमें कुछ आंकड़े दिए गए हों, हमें कुछ आंकड़े, संख्यात्मक का मतलब न्यूमेरिकल आ जाता है, और न्यूमेरिकल में इंटरपोलेशन आ जाता है, मतलब अंतर्वेशन आ जाता है। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे? मान लीजिए सेम वही क्वेश्चन लेते हैं, ये किसी जगह की जनसंख्या के आंकड़े हैं, ये कुछ आंकड़े हैं, 35,000, 42,000, 84, 102, ये किसी जनसंख्या के आंकड़े हैं, ठीक है। अब इन आंकड़ों में बीच के आंकड़े गायब है ना। इसके लिए हमने अंतर्वेशन पढ़ा। अभी तक हमने जो पढ़ा, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग, बेसल, ये सब इस बात के लिए कि जो बीच के आंकड़े गायब है, 81, 82, 83, 84, 85, 86 से लेकर 89, 91, 92, ये जो बीच के आंकड़े गायब है, इन आंकड़ों के लिए, इन आंकड़ों पे वैल्यू क्या होगी? क्योंकि जो दिए गए आंकड़े हैं वो तो सिर्फ 4 है, सिर्फ 4 आंकड़ों से जो बीच के आंकड़े 1980 से सन 2010 तक कितने हो गए? 40 साल हो गए। 40 साल में सिर्फ 4 आंकड़े हैं हमारे पास, यानी 36 आंकड़े गायब है। ये अननोन है, अज्ञात है। 36 आंकड़े अज्ञात है और 4 आंकड़े ज्ञात है। अब इन 4 ज्ञात आंकड़ों से 36 आंकड़ों का पता लगाना, यही अंतर्वेशन है। अंतर्वेशन इसी को कहते हैं कि जो आपके पास ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की यात्रा, ज्ञात से अज्ञात की यात्रा। इसके लिए हमारे फॉर्मूले हमारी मदद करते हैं। मैंने बता भी दिया आपको कि कौन कौन से फॉर्मूले में क्या क्या खास बात है, ये सब कुछ अब तक हम कर चुके हैं। अब हम थोड़ा इसको मामले को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने ये तो माना ही है, ये तो इस गणित का हमारा आधार ही है कि ये जो आंकड़े हैं, ये निश्चित तौर पर हमारा मानना ही है कि भगवान ने इनको किसी बहुपद पे बनाया है। हमारा मानना ये है कि ईश्वर ने, ये जो आंकड़े चल रहे हैं, प्रकृति जो है वो बहुपद, एग्जाम का मतलब यही होता है, एग्जाम का मतलब होता है आप मान के चलते हैं कि प्रकृति इस तरीके से फॉलो कर रही है, इस रूल को फॉलो कर रही है, और फिर आप उसके आधार पर चीजों को तैयार करते हैं। तो हमने ये माना है, अंतरकलन के अंदर हम ये मानते हैं कि ईश्वर ने कोई बहुपद बनाया हुआ है जिसके ऊपर ये चीजें चल रही है ना, और उस बहुपद को हमें पता करना है। अब वो बहुपद होगा तो अवकलन का मान भी होगा, है ना। जब बहुपद होगा तो अवकलन भी होगा। अगर हमें अवकलन का मान चाहिए, मुझे एक्स का मान ना चाह के मुझे अवकलन का मान चाहिए, मुझे चाहिए कि 1981 पर अवकलन का मान कितना होगा। तो
तो अब मैं एक कदम आगे बढ़ गया हूं। पिछली बार मेरा क्वेश्चन क्या था? अब तक मेरा क्वेश्चन था 1981 पर फलन का मान क्या होगा। अब फलन का मान क्या होगा ये तो मैं निकालना सीख गया, ये तो मैं सीख चुका कि किसी बीच के आंकड़े पर फलन का मान कैसे निकलेगा। अब मैं इसको आगे ले जा रहा हूं। आगे क्या? अब मैं ये जानना चाहता हूं कि बताओ 1981 पे अवकलन का मान क्या है। अवकलन क्या है? वो जो फलन बना होगा उस फलन से अवकलन निकालूं 1981 पे तो वो कितना आएगा। यानी अब आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप इन्हीं आंकड़ों पे अवकलन का मान निकालना चाहते हैं। जहां पहले फलन का मान निकालना चाहते थे, अब वहां पे अवकलन का मान निकालना चाहते हैं। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके। नंबर एक कि पहले आप बहुपद तैयार कर लो, आपका जो एफ एक्स है उसको तैयार कर लो। पहले वो बहुपद निकाल लो जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है ना। वो आप कोई भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये जितना भी फॉर्मूला है आसा बहुपद बना ही है, तब बनाया ही है। बहुपद बना लो। पिछले सवालों में, कई सवालों में हमने बहुपद बनाए हैं। बहुपद बना लो, बहुपद बना के उसका अवकलन कर लो, और फिर आपको जो भी एक्स का मान रखना है वो उसमें डाल दो। पहले बहुपद बना लो, अपने जो भी फॉर्मूले हैं जिसके लिए जो सूट करे, आपको ज्यादा ठीक लगे वो यूज कर सकते हो। या सवाल कहे कि ये वाला लगाओ तो सवाल की पसंद है वो चला दो। अगर सवाल कुछ नहीं कहता है तो आप अपने दिमाग से, अपने विवेक से कौन सा फॉर्मूला सही है वो यूज कर लो, और फिर बहुपद बना लो और बहुपद बना के अवकलन कर लो। एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा सा लंबा है। बहुपद बनाऊं फिर अवकलन करूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता सीधा अवकलन हो जाए? सीधा एक स्टेप बच जाए, सीधा हो जाए। बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक काम करते हैं, खुद अवकलन के भी सूत्र बना लेते हैं। जैसे हमने फलन का मान निकालने के सूत्र बनाए हैं वैसे हम अवकलन के सूत्र भी तो बना सकते हैं। तो क्यों नहीं हम दूसरा तरीका अपनाएं, सीधे अवकलन के रेडीमेड सूत्र बना ले, है ना। रेडीमेड सूत्र बना ले। जब हमारा टाइम में होता, हमारा टाइम में मैं पहले दुकान जाता, कपड़ों ले आता, फिर कपड़ों ले आ, फिर दर्जीगंज जाता, फिर भी पैंट शर्ट को नाप दे कर आता, फिर वो सिल तो, फिर पैंट शर्ट लाता। तो 3-4 स्टेप हो जाता। लेकिन फिर दुनिया बदली, रेडीमेड मार्केट बढ़ा, और अब क्या होता है, आप सीधा ही जाते हैं पैंट ही लाते हैं, सीधा जाते हैं पैंट लाते हैं। साइज उन्होंने पहले ही तय कर रखे हैं, पहले ही सारे साइज बनाए हुए हैं, 28, 30, 32, 34, 36 फिक्स है। लेकिन अगर पीछे देखें तो आज से 20 या 25 साल पीछे जाएं तो क्या ऐसा था? नहीं। क्या होता था? कपड़े लाता थे। अब शायद आज के जमाने में बहुत इक्का दुक्का कोई व्यक्ति होगा जो कपड़े लाता होगा। पहले कपड़े लाता है, पहले पैंट शर्ट के टुकड़े लेके आता है, और नाप याद रखता हो कि कत्तो कपड़ों मेरे पैंट में लग गए, कत्तो मेरे शर्ट में लग गए। फिर दर्जी की दुकान पर जाते हो, दर्जी ढूंढते हो कि कौन सा दर्जी ठीक है जो कपड़ा मेरे हिसाब से सिल सके। फिर भी दर्जी कन जाता, बटा नाप देता, फिर वो 4-5 दिन को नाम लेते हो या 7 दिन को नाम लेते हो व्यवस्था के आधार पर, फिर मिलता। ये दीपावली पर एक चीज होती, और दीपावली पर पहली बुकिंग करता कि ना दर्जी बुक हो जाओगे, फिर पैंट कौन दोगे दीपावली पर, तो पहले ही कर लिया। क्या अब ये मार्केट चेंज हुआ? नहीं हुआ। अब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि अभी ये बंद हुआ है, चलता है ये भी, अभी भी है ना, कोई गलत नहीं है, ये भी चलता है। लेकिन अब रेडीमेड का मार्केट आ गया, सीधी पैंट मिलेगी डायरेक्ट ही। तो है ना, वही चीज है कि भाई क्यों मैं ये वाले प्रोसेस पे जाऊं, तो लंबे प्रोसेस पे क्यों जाऊं? पहले मैं फलन बनाऊं फिर मैं अवकलन करूं, क्यों नहीं मैं अवकलन के डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूले तैयार कर लूं, सीधे सीधे फॉर्मूले तैयार कर लूं। क्या ऐसा हो सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इस बात का जवाब है हाँ, हो सकता है। अब कैसे होगा, आओ हम एक काम करते हैं कि जो भी फॉर्मूले हैं उनका अवकलन करके उनको तैयार कर लेते हैं। पहले न्यूटन के फॉर्मूले को लेते हैं। न्यूटन, चाहे फॉरवर्ड बैकवर्ड कोई सा भी ले लेना। न्यूटन गैगोरी को लेते हैं। न्यूटन गैगोरी फॉरवर्ड फॉर्मूला। न्यूटन गैगोरी फॉरवर्ड फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमारा इस प्रकार से था। थोड़ी सी शक्ल बदली बदली लग सकती है, क्योंकि जो एम होता था उसकी जगह मैंने यू रख दिया।
बस इतना ही नाम बदला है। और यू में नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सारे एक जैसे हो जाए, फिर ये ना हो कि बेसल फॉर्मूले में यू, बेसल में इनमें मैं यू यूज कर रहा हूँ और न्यूटन वाले में एम यूज कर रहा हूँ, ये झंझट ही खत्म। क्योंकि हमें पता है कि सबने अपने अपने केंद्र बनाए हुए हैं। न्यूटन ने सबसे पहले वाले को केंद्र बनाया था, बैकवर्ड वाले ने सबसे लास्ट वाले को केंद्र बनाया था, बेसल वेसल ने बीच वाले को केंद्र बनाया। तो कुल मिला के बात तो वही है ना, तो फिर क्यों एम को यूज करें। शुरुआत में तो ये पढ़ाना इसलिए अलग था, एम इसलिए पढ़ाया था क्योंकि उस समय हमने इन गॉस किरण की बात नहीं की थी। अब हमने गॉस पढ़ लिया और गॉस का चमत्कार पढ़ लिया। अब चमत्कार पढ़ लिया तो समझ ही गए कि कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है। याद करो पहले एम हमने कैसे बनाया था, पहले ये फॉर्मूले एम में लिखे हुए थे, याद है। ये फॉर्मूले जब शुरुआत में पढ़ाए थे तो एम के रूप में पढ़ाए थे, एक्स माइनस ए बट्टा एच। क्या ये यू नहीं है, क्या ये यू नहीं है, क्या ये ए वो सेंटर नहीं है। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है, एक ही बात है। तो न्यूटन ये किया करते थे और गॉस आए और गॉस ने बस एक माइनर चेंज किया कि भैया सेंटर ए रखें तो ए यूज करते हैं, और कोई सेंटर रखें तो वो यूज करते हैं। तो उन्होंने इसको व्यापकता दे दी कि जिसको भी सेंटर बनाना है x0 उसका नाम रख लो। अब न्यूटन x0 ए बनाता है, न्यूटन दो रखता है, एक तो x0 को ए रखता है, एक x0 को लास्ट वाला पद जो है a प्लस एन एच वो यूज करता है। क्योंकि न्यूटन के पास दो फॉर्मूले, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसका सेंटर या तो आगे वाला रहता है या पीछे वाला रहता है, ठीक है ना। तो दोनों में यूप में ही हमारा काम हो जाएगा। नहीं, यूनिफॉर्म भी रेडीमेड आवे यार, मैं बच्चा की लेकर आऊं जना, रेडीमेड ही लेकर आऊं। और अब तो बच्चा की यूनिफॉर्म को भी एक अच्छी चीज है, सीधी जींस अलाउड करे, जींस और टी शर्ट। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये है न्यूटन का ग्रेगोरी फॉरवर्ड फॉर्मूला। याद रखे यू में, अब सबको यू में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब आपने गॉस को पढ़ लिया है और गॉस के हिसाब से उसमें सारे कवर हो जाएंगे, न्यूटन का फॉरवर्ड बैकवर्ड बेसल बासल सब कवर हो जाएंगे। फिर क्यों एम पढ़े, सब में केंद्र तो अलग है, याद करो सब में क्या है, केंद्र अलग है। ये जो x0 है ये सब में अलग अलग होता है ना, यही तो है सारा। न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले में आप x0 क्या लेते हैं, x0 a लेते हैं, और बैकवर्ड फॉर्मूले में आप लास्ट वाला b लेते हैं, है ना। और न्यूटन और बाकी जो है उनमें बीच वाला लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अवकलन पे। अब हमें अवकलन निकालना है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स अवकलन निकालना मतलब dy बाई डी एक्स निकालना। लेकिन अगर ध्यान दो तो ये तो u के रूप में लिखा हुआ है, हाँ एक्चुअल में सवाल x के रूप में होता है। मैंने कल समझाया था कि सवाल जो होता है वो x और fx के रूप में होता है। u तो हमारे द्वारा एक नया क्रम सेट किया गया, गॉस के द्वारा नया क्रम सेट किया गया था जिसका सेंटर अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। u बिचोलिया है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल तो x है। तो y का अवकलन तो x के साथ होगा dy बाई डी एक्स, लेकिन हमारे फॉर्मूले सब u में होंगे क्योंकि गॉस ने सबको u बना दिए। तो अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन y u के पदों में है। तो क्या करेंगे, दो स्टेप में करेंगे, चैन रूल लगाएंगे। चैन रूल कैसे, y u के पदों में है तो y का u के साथ अवकलन और u का x के साथ अवकलन, ये लो, ये चैन रूल बन गया। और चैन रूल हमें अलाउड करता है, चैन रूल हमें इस बात को अलाउड करता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। चैन रूल में होता है ना, ये इस पर डिपेंड करता है, वो उस पर डिपेंड करता है, और आपको इसको इसके साथ अवकलन करना है तो पहले का दूसरे के साथ कर लो, दूसरे का तीसरे के साथ कर लो, वो सीधा हो गया। तो मुझे y का x का, ओरिजिनल तो y है, y और x ही तो ओरिजिनल है। u कौन है, u तो हमारे द्वारा फैब्रिकेटेड है, u तो हमारे द्वारा बनाया गया है। याद रखिए u ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल कौन है, x और y। u तो हमारे द्वारा बनाया गया, तो u यह हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, है ना। अब मैं y का u के साथ अवकलन कर लेता हूँ,
u का फिर x के साथ कर लूंगा, यहाँ पे मान रख के dy बाई डी एक्स निकालूंगा। ये रहा y, इसका u के साथ अवकलन का u के साथ। 1 मिनट। तो dy ये 0 हो गया, ये डेल्टा y 0 हो गया, प्लस 1/फैक्टोरियल 2 बाहर, डेल्टा स्क्वायर y 0। इसका अवकलन कर दो, ब्रैकेट खुलेगा तो u स्क्वायर -1 हो जाएगा, जिसका 2u - 1 हो जाएगा, प्लस ये 1/फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y 0। और इस ब्रैकेट को पहले खोलूं फिर अवकलन करूं, तो u ब्रैकेट u स्क्वायर -2u -3u प्लस 2, और u क्यूब -3u स्क्वायर प्लस 2u, तो ये जाएगा 3u स्क्वायर -6u प्लस 2 एंड डैश डैश। ये लो, ये आपका अवकलन हो गया, ये आपका dy बाई डी हो गया, dy बाई डी हो गया। अब du ओवर dx और निकाल लो एक, ताकि dy बाई dx में कन्वर्ट किया जा सके। ये रहा आपका u, और इसका x के साथ अवकलन कर लो, du ओवर dx। तो अवकलन 1/h बाहर, x का 1, x0 का 0, ये हो गया 1/h। ये 1/h यहाँ रख दो। अब आपका dy बाई dx आ जाएगा इस सूत्र में मान रख के, ये रहा 1/h और ये आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया अवकलन का। अब सीधा मान रखना पड़ेगा, वो झंझट कम हो गया। अब सुख ये हो गया कि अब आप सीधा सूत्र बनाने वाला काम बढ़ गया। सूत्र बनाने वाला काम, अब सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो याद रख लो कि ये बना पड़ा है। अब यहाँ पे आपको सीधा मान रखना है खाली। आपका जो डेल्टा वाई 0 है, डेल्टा स्क्वायर वाई 0 है, इसकी वैल्यू सीधी रखो, यू की वैल्यू रखो, और सीधा आपको अवकलन डायरेक्ट मिल जाएगा। अब दोनों चीजें कर सकते थे हम, दोनों चीजें कर सकते थे हम। हो सकता था कि ये रहा हमारा, इससे हम पहले फलन बना लेते, फलन बना के फिर अवकलन कर लेते, ऐसा भी हो सकता था। और ऐसा भी हो सकता था कि भाई क्यों बनाए, सीधा रेडीमेड अवकलन का सूत्र बना के रख लेते हैं। ये रेडीमेड सूत्र बन गया, तो ये सीधा इससे हो गया। क्लियर हो गया ये बात? ये समझ में आ गई कि दोनों में क्या अलग है। पहले में कि आप फलन बना के अवकलन करो, एक में कि आप सीधा ही अवकलन, डायरेक्ट अवकलन का फॉर्मूला ही तैयार कर लो और सीधा उसमें मान रखो, और आपको अपना आंसर डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाएगा, सीधा अवकलन ही मिल जाएगा। ठीक है, इसकी विशेष स्थिति बना सकते हैं, विशेष स्थिति हम बना सकते हैं। अगर हम अवकलन का मान केंद्र पे निकालें,
अवकलन का मान केंद्र पे निकालें। dy बाई dx का मान सेंटर x0 पर। तो ये फॉर्मूला और थोड़ा सा छोटा हो सकता है। x बराबर x0, x बराबर x0 मतलब हम जो मान निकाल रहे हैं वो उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उसी को हमने सेंटर मान लिया। x बराबर x0, x कौन है? अज्ञात। x0 कौन है? जो सेंटर है। तो हमने सेंटर किसको मान लिया? जो अज्ञात है, अज्ञात को ही सेंटर मान लिया। इस केस में क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला बहुत छोटा हो जाएगा, और ज्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये होता है u बराबर x माइनस x0 बटा h। x0 कितना है? x कौन है? x0 के बराबर है। तो x0 माइनस x0 बटा h, 0 बटा h बराबर 0। ये आपका u बराबर आ गया 0। अब u 0 आ गया तो u का मान रख दो 0, 0 रखते ही और आसान हो गया। ये देखो 0 रखते ही ये 0 हो गया, ये 2, यहाँ कितना हुआ? 1 बटा h, 1 बटा h डेल्टा y 0, u 0 थे माइनस 1 बटा 2 डेल्टा स्क्वायर y 0 प्लस, और ये अवकलन का सवाल आया हुआ है पेपर में, याद रखना, सवाल आया हुआ है पेपर में। 0 0 2 बटा 6, 2 बटा 6 यानी 1 बटा 3। ये लो, ये बन गया आपका फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया, शायद कौन से में पूछा गया, इस राजस्थान वाले में पूछा गया, किस भर्ती में पूछा गया, सीधा अवकलन का फॉर्मूला पूछा गया। और अवकलन का शुद्ध सवाल जो है वो एक आंकड़ा दिया हुआ था, और उस आंकड़े में पॉइंट पे पूछा था कि अवकलन, तो वहां पे आपको ये वाली जो टेबल है इसका यूज करना है ना, इसका यूज करके मान निकालना है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछे या सीधा ये वाला, ये तो आपका व्यापक हो ही गया। अब ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, जिस पॉइंट पे भी आपको निकालना हो उस पर निकाल लेना। और अगर पूछे कि केंद्र पे अवकलन का मान कितना है, तो केंद्र पे अवकलन का मान इतना होता है। ये फॉर्मूला याद रख लेना। अब यहाँ पे आप दूसरा अवकलन भी निकाल सकते हैं, सेकंड। दूसरी बार अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। दूसरी बार और कर लेना, देख लेना इसका क्या आ जाए। ये 2 बार अवकलन हो जाएंगे। तो इसके लिए इक्के दुक्के क्वेश्चन भी है। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे पूछे जाएंगे कि dy बाई डी का मान x0 पे क्या होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ गया, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार अवकलन, x0 पे 2 बार अवकलन कौन सा होगा। तो इस टाइप के सीधे, है ना, ये सही भी है। इस टाइप के होने, इस टाइप के तो फिर भी चल जाते हैं हम, मतलब वैल्यू देके, टेबल देके फिर कहे अवकलन का मान निकालो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सूत्र भी याद रखो, सूत्र में मान भी रखो, सॉल्व भी करो, जोड़ बाकी भी करो, तो ये थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। फिर वो क्वेश्चन जो है वो 2-3 मिनट से ऊपर चला जाता है, और फिर वो करने लायक बचता नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अभी क्या बनाया था हमने, वो था 1 बटा h डेल्टा y0। ये तो ऐसे याद करने में आसान भी है ना। ये तो पहले वाला तो आसान भी है। डेल्टा y0 माइनस 1 बटा 2 डेल्टा स्क्वायर y0 1 बटा 3। तो प्लस माइनस चल रहे हैं, और डेल्टा एक एक बढ़ता जा रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हर बार कंटिन्यू एक एक डेल्टा बढ़ता जा रहा है। और आगे जो है वो एक, 1 बटा 2, 1 बटा 3, 1 बटा 4, 1 बटा 5 चल रहा है, प्लस माइनस इस तरीके से। तो ठीक है, ऐसा कोई पैटर्न होता है तो याद करना वैसे भी आसान हो जाता है। तो ये आसान हो गया। अब दूसरा अवकलन जो है उसका क्या होता है, उसका एक बार मैं किताब में देख लेता हूँ। फिर आप लोग उसको डायरेक्ट याद कर लेना। और चाहो तो उससे बना सकते हो, जो भी हमने किया हुआ है ना, उससे आप बना सकते हो। ये भी आसान है।
ओ भाई भी आसान है। एक बटा एच स्क्वायर, पहले वाले में एक बटा एच आता है, दूसरे वाले में एक बटा एच स्क्वायर आता है। शुरू होता है डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो से, और फिर एक एक चलता रहता है, और कोई बट्टे बट्टे में कुछ नहीं आता, बट्टे में कुछ नहीं आता। तो ये तो और भी आसान हो गया, तो एकदम ही आसान है, ये तो याद भी रखिए आपने, है ना, ये तो याद रहना में भी आसानी है। अब इतना अंतर है कि भाई फर्स्ट वाले में एक बटा एच आता है और डेल्टा वाई जीरो से शुरू होता है ना, पहला अंतर है तो पहले डेल्टा से शुरू होगा, और दूसरा अंतर है तो दूसरे डेल्टा से शुरू होगा, और पहला अंतर है तो आगे एक बटा एच आया था, दूसरे में दूसरे अवकलन में एक बटा एच स्क्वायर आएगा बस। ठीक है, ये है, बस, डन। अब इसका एक सवाल और है, एक और है इन भाई साहब का, वो भी एक मामला है, एक सवाल है डेल्टा के रूप में, जो केंद्रीय अंतर संकारक होता है डेल्टा, अवकलन को उसके रूप में, डी का मतलब है अवकलन, डी फॉर, है ना, डिफरेंशिएशन। तो जो अवकलन है, अवकलन का एक रूप और है डेल्टा के रूप में, मतलब एक तो आपका ये संकारक था फॉरवर्ड डिफरेंस, ये तो फॉरवर्ड डिफरेंस वाले फॉर्मूले हो गए, दोनों के दोनों, दोनों फॉरवर्ड वाले हो गए। एक अवकलन का फॉर्मा जो है वो केंद्रीय संकारक डेल्टा के रूप में भी होता है, ये डेल्टा के रूप में, ये कैसे होता है इसको भी देख लो। याद हो तो हमने एक फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था कल शाम वाली क्लास में, वो था हमारा ये रहा, डेल्टा बराबर 2 साइन हाइपरबोलिक एच डी बटा 2, बस वही है चाबी। इनमें देखो तो डेल्टा भी है डी भी है, दोनों है, डेल्टा भी है डी भी है, दोनों है, तो आपको काम बन गयो। यहाँ पर डी ने डेल्टा के रूप में निकाल सका, यहाँ पर डी ने डेल्टा के रूप में ज्ञात कर सका, तो बस इस चमत्कार ने काम मिलो। डेल्टा बराबर 2 साइन हाइपरबोलिक एच डी बाई 2, इसे काम में लो और इससे निकल जाएगा, दो को इधर भेज दो, डेल्टा बाई 2 साइन हाइपरबोलिक, साइन इधर आकर, साइन हाइपरबोलिक इधर आकर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स बन गया। अब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का विस्तार टेलर सीरीज के हिसाब से 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा 3 प्लस 3 एक्स की पावर 5 बटा 40 माइनस डैश डैश डैश, ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का विस्तार होता है। तो ये विस्तार अगर मैं यहां लगाऊं तो x की जगह डेल्टा बाई 2 आ जाएगा, डेल्टा बाई 2 माइनस 1/3 डेल्टा बाई 2 की क्यूब प्लस 3/40 बाई 2, इसको यहां ले आओ 2/h को, और 1/2 कॉमन भी निकाल लो, डेल्टा माइनस 1/2 निकल गया तो 4×3 = 12, यहाँ बचा 16, और 16 गुणा 64, 640,
ये आपके डी का मान आ गया, क्योंकि ये रिलेशन संकारकों में चल रहा है। ये हो गया आपका डी। सही है, तो 2 से 2 काट दो, 1/h हो गया। तो एक सूत्र ये है, डी बराबर 1/h डेल माइनस 1/1/24 के कम रह गया मेरा, 3 पावर 4 3 12। देख लें एक बार, रुको, विस्तार में कोई कम ज्यादा रह गए हुए। 6 हुआ योग, 6 है, गड़बड़ी आपनी है, 88 6 है। और आगे तो 3 ही है ना, आगे 3 ही है। अब ठीक है, 1/h डेल्टा माइनस 1/24 डेल्टा क्यूब 3/640 डेल्टा की पावर 5 एंड डैश डैश, ये डी का मान हो गया। हाँ बस वो गलत हो गया, ठीक है, समझ में आ गई है। तो ये अवकलन का इतना सही पार्ट होता है इसमें। तो अवकलन ज्यादा कैलकुलेटेड सवाल तो हम पेपर में कर ही नहीं सकते, सीधा फॉर्मूला पूछ ले, वो हम याद करके गए हैं तो वो हम कर सकते हैं, है ना। और कैलकुलेशन वाला तो फिर ये लगभग पेपर में आ सकता है, लेकिन किया नहीं जा सकता। पेपर में तो आ सकता है, कौन इतना कैलकुलेशन करेगा, पहले यू निकालेगा, फिर सूत्र याद करके लिखेगा, फिर सूत्र में मान रखेगा, फिर सॉल्यूशन करेगा। तो फिर ये इम्प्रैक्टिकल सवाल हो जाता है। पेपर में आ सकता है, लेकिन हर चीज जो पेपर में आती है वो की नहीं जा सकती ना। जो चीज पेपर में आती है इसका मतलब ये नहीं कि उसे करना जरूरी है। तो सोच के देखो, अगर इसका सवाल आ जाता है, मान लो इस पे सवाल आ जाता है, तो क्या किया जा सकता हो उस टाइम फ्रेम में? किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना, कौन सा फॉर्मूला है वो लिखो, फिर यू का मान निकालो, यू का मान निकाल के उसको रखो, उसके लिए टेबल बनाओ, क्योंकि टेबल भी तो चाहिए होगी, अंतर के मान भी तो चाहिए होंगे। अब ये खाली पहले तो आपको यू निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे रख के x0 जो सेंटर बना रहे हो, जो x बना रहे हो, जो x जिस पे आपको मान निकालना है वो रख के u निकालो, फिर u का मान रखना होगा सब में, फिर टेबल बनानी होगी, डिफरेंस टेबल बनाओ, डिफरेंस टेबल में से मान लो डेल्टा y0 का, डेल्टा स्क्वायर y0 का, डेल्टा क्यूब y0 का, इन सब के मान लो, फिर इन सबको रखो, कैलकुलेट करो। तो इतना जगह कहाँ है, पहली बात तो इतना स्पेस कहाँ मिलेगा, फिर इतना कैलकुलेशन करने के लिए जगह कहाँ है। तो फिर ये इम्प्रैक्टिकल सवाल बन जाता है कि पेपर में आ सकता है लेकिन किया नहीं जा सकता। हाँ बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर्मूला आप याद रख लो, फॉर्मूला याद करने से काम थोड़ी चल जाएगा, मान रखना पड़ेगा ना। फिर अगर क्वेश्चन आया, सीधा फॉर्मूला आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं आया, सवाल आया मान रखने वाला, तब थोड़ी किया जा सकता है। अब ये कोई भी है इसको करेगा तो 2 मिनट से ऊपर जाएगा निश्चित तौर पे, और 2 मिनट कम ही है, शायद उससे ऊपर भी जा सकता है अगर मान रखने हो तो। एक ट्राई करके देख लेना, स्टॉप वॉच लगा के एक सवाल लेके, कोई भी अपने हिसाब से छोटा ही बना लो, चाहे बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा एकदम सिंपल से आंकड़े लेके बना लो, जैसे 1 2 3 और 4, ये ले लिया, और इन पे है 5 7 11 17, चलो ये नंबर है, और अवकलन का मान निकालना है 1.2 पर, 1.2 पर अवकलन का मान निकालो। ये लो, इसी को करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि कैलकुलेशन कितना टाइम इसको लेती है। ये सिंपल ले लिया एकदम, है ना। इसे करके देख लो, पता लग जाएगा कि कैलकुलेशन कितना टाइम हमसे मांगेगी। करके दिखा दूं उसको कितना कैलकुलेशन का टाइम लगेगा? आ जाओ, एक सवाल करके देख लेते हैं जिससे कैलकुलेशन का अंदाजा हो जाए। 1.1
एक, जबकि आंकड़े याद रखिए बहुत सिंपल आंकड़े लिए मैंने, 1 2 3 4 यूं सरल के ले सकूं, 5 7 11 17। ठीक है, 1.2 पे निकालना है, ये पहला डिफरेंस, 2, ये 4, ये 6, ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस 4 - 2 2, 6 - 4 2, फिर तीसरा डिफरेंस 0। ठीक है, u का मान u बराबर x - x0 बटा h, x - x0 बटा h। x कितना निकालना है, 1.2 बताया था मैंने कहा था 1.2 पे निकालो, तो x का मान हो गया 1.2। सेंटर इसी को बना लेते हैं, यही नजदीक है, 1 बटा h चल रहा है 1 का, तो आ गया 0.2, u का मान हो गया 0.2। अब फॉर्मूला लिखो, dy/dx बराबर था 1 बटा h डेल्टा y0 प्लस 2u - 1 फैक्टोरियल 2 प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2u। एंड डैश, मान डालते जाओ, हमारे पास जो मान है ये तो हो गया y0 का मान, ये डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यूब y0, y0 डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y0 और डेल्टा क्यूब y0। h का मान 1 है, 1 बटा 1 डेल्टा y0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस u का मान 0.2, 0.2 इंटू 2.4 माइनस का 0.6 बाई 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर y0 जिसका मान 2 हो गया, डेल्टा क्यूब y0 0 है, खत्म। तो ये हो गया 2, 2 से 2 कट गया, 2 माइनस 0.6, अवकलन का मान 1.4, तो ये 1.4 आ गया। तो ये है, अब ये मैंने बहुत सिंपल लिया, देखो आंकड़े इतने इजी लिए हैं कि थोड़े भी आंकड़े अगर बड़े हो गए तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और आंकड़े भी मैंने 4 लिए हैं, अगर एक आंकड़ा और बढ़ जाता तो एक अंतर और बढ़ जाता, एक आंकड़ा और बढ़ जाता तो एक अंतर और बढ़ जाता, ये तीसरा अंतर लास्ट हुआ, एक चौथा अंतर और आ जाता, तो फिर ये कैलकुलेशन छोटा सा परिवर्तन होते कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। तो फिर देखें अगर बहुत छोटे आंकड़े हैं, बहुत सिंपल है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं 1-2 मिनट के अंदर, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा आ गया तो फिर तो ये इम्पॉसिबल है, करना ही फिर बेवकूफ़ी है, करोगे तो टाइम वेस्ट ही करोगे, सही तो हो जाएगा लेकिन समय खा के, अगर है ना, जैसे हम बार बार कहते हैं भाई कोई सवाल अगर 2 से 3 मिनट ले रहा है आपका, या 2 मिनट को पार कर गया है, उसके बाद में उसके सही होने का कोई मतलब नहीं रहता, उसको जो करना था, उसने जो नुकसान पहुंचा था वो पहुंचा दिया, उससे जो नुकसान पहुंचाना था उसने वो पहुंचा दिया, अब उसके बाद में करते रहो, ठीक है ना। जैसे जैसे धूम्रपान होता है, तो धूम्रपान जो भी करता है, जो भी सिगरेट पीता है या बीड़ी पीता है या फिर कोई भी और प्रकार की चीज लेता है, आप उसके देखेंगे वो, आज मान लीजिए उसने 5 साल धूम्रपान कर लिया, फिर उसने छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, हाथ ही नहीं लगाया, 20 साल 25 साल बाद उसका एक्सरे करवा लो आप, आपको वो साफ दिखेगा उसने क्या किया था, जो डैमेज होना था वो तो हो गया, अब चाहे बंद कर दो, हाँ ठीक है, आप आगे नहीं कर रहे इसका मतलब आपने छोड़ दिया, इसका मतलब अब आपने ये तय किया मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा, ये फैसला कर सकते हैं, अब आप आगे का समय बचा सकते हैं, लेकिन जो गया वो तो गया, वो नहीं ठीक होना। तो 5 साल अगर किसी ने सिगरेट पी है या किसी भी प्रकार का धूम्रपान किया, तो वो असर उसके शरीर में
परमानेंट हो गया। अब वो कितना भी चाहे घी पी लो और चाहे कितना ही क्यों पी लो, वो डैमेज तो फिक्स हो गया, परमानेंट हो गया। और चाहे 20 साल नहीं 50 साल बाद एक्सरे करा लो, 50 साल बाद एक्सरे करा लो, बात तो चीज बठे बिया की बिया ला दी, क्योंकि वो डैमेज ही हो चुकी। ठीक है ना। तो ये वही है कि अगर, इसीलिए समय बचाओ। हाँ नहीं, पता नहीं चलता। आप स्टॉप वॉच लगा के एक, देखो सालाना बनाना में कोई जोर को नहीं आवे, बस कुछ एक्स ले लो, बिगा गेल को एफ एक्स ले लो, और एक सवाल अपने हिसाब से खुद बनाकर स्टॉप वॉच कर कर नोट करो, खुद ना ऑब्जर्व करो कि भाई मैं कितना टाइम लेता हूँ। अगर मैं करता हूँ तो मैं इसको कितने टाइम में करता हूँ। अगर इसका टाइम फ्रेम जो है वो 1 मिनट या 1.5 मिनट आता है तो करने लायक है, करना चाहिए। और अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई ये नहीं करने लायक है, ये पेपर में नहीं करना चाहिए। फिर कितना कागज इसने घेरा, कितनी जगह इसने कागज मिली, वो भी देखना जरूरी है। तो ये सब चीजें जोड़वा के खुद से करो, ताकि खुद डिसाइड कर सको कि मैं इस सवाल को करने के लिए सही हूं या नहीं हूं। बस जवाब हाँ या ना में आ जाएगा। नहीं, आज बाकी की क्लास नहीं है एक्चुअली। आज और कोई क्लास नहीं है, बस ये एक ही क्लास थी आज। और ये भी बड़ी लड़ झगड़ के मैंने क्लास ली है, क्योंकि आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी आज हमारी है। तो इस वजह से आज का हमारा प्रोग्राम कुछ अलग रहेगा, क्योंकि मंदिर वंदिर जाएंगे, थोड़ा प्रोग्राम भी है परिवार के लोगों के साथ, तो पूरा दिन उसी में व्यस्त रहेगा। तो इस वजह से था। तो सुबह वाली क्लास भी मैडम मना ही कर रही थी, सारा दिन क्लास क्लास ले रहे हो, आज तो दिन छोड़ो। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये क्लास ले लेते हैं, थोड़ा मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा, थोड़े बच्चे भी मुझसे मिल लेंगे, तो एक क्लास तो ले ही लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ले लो एक क्लास। तो इसलिए हमारी एक क्लास आज हो गई, मिल लिया आपसे। और अब आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी, कल फिर बात करेंगे। शुक्रिया आप सभी का, दिल से शुक्रिया। हाँ, आज तो आज तो हमारा टाइम, आज का समय उनके नाम। चलो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो मुलाकात आपसे भी होनी जरूरी थी, आप लोगों से भी मिल ली है, अच्छी चीज लगी। अब बचा हुआ समय, हाँ, चलो शुक्रिया, मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, पार्टी तो नहीं कह सकते उसको, प्रोग्राम, पारिवारिक प्रोग्राम कह सकते। पार्टी शब्द क्या है, बड़ा चीप सा लगता है एक्चुअली। क्या, पार्टी शब्द बड़ा चीप लगता है, और जो हमारा पारिवारिक समारोह होता है वो ज्यादा ठीक लगता है, कि परिवार साथ बैठेगा, सबसे शुभकामनाएं लेंगे, है ना, खाना पीना होगा, एक मुलाकात भी हो जाएगी इस तरीके से। बिल्कुल, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। हाँ, मिक्स टाइप की मेरी लव मैरिज प्लस अरेंज मैरिज, एक मिक्स टाइप की मैरिज है। मेरी वाइफ बहुत समझदार है। मेरी वाइफ जो है वो ऐसे आदमी में कभी इन्वेस्ट नहीं, ऐसे आदमी से कभी शादी नहीं करना चाहती थी जिसको वो समझती ना हो। मेरी वाइफ बहुत बहुत इंटेलिजेंट थी, और अभी भी वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो जब हमारी शादी हुई थी तो उसने बहुत टाइम लिया था, उसने काफी लंबे समय तक मुझसे बात की, सारी बातें समझी, सारी चीजें तय की, और फिर इन्वेस्ट किया मुझ में कि हाँ भाई इस बंदे से मैं शादी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपके इसको क्या कहते होंगे, लव कहेंगे या अरेंज कहेंगे? वैसे तो देखो तो अरेंज है, वैसे देखो तो लव है, क्योंकि पहले प्यार हुआ फिर शादी हुई थी। तो इसको क्या कहते होंगे इसको, क्योंकि भाई जो आप वर्ड देना चाहें इसको दे सकते हैं। एक है जब आप डिसीजन अपनी मर्जी से लेते हैं, अगर उसको लव मैरिज कहते हैं तो वो लव मैरिज है। और अगर आप ये सोचते हैं कि घर वालों ने मिलाया फिर शादी हुई, तो अरेंज भी कह सकते हैं। तो दोनों ही है। हाँ, बहुत जरूरी है। देखो जीवन में आपको, इसीलिए तो मैं समझाता रहता हूँ। मैं आपको, लोगों को लगता है कि सिर्फ पढ़ाई एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो नहीं। पढ़ाई करना, नौकरी लगना, ये एक तरीका है, एक है रिलेशनशिप। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, अगर अब जैसे आपकी शादी होने वाली है उससे आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो आप चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोना आपका हमेशा आपको परेशान करता रहेगा, जीवन का वो हिस्सा आपको हमेशा डराता रहेगा, वो हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। तो सब चीजों में बैलेंस करना होता है, सब चीजों में। अगर आपके सिर्फ हार्ट अच्छे से काम कर रहा हो, लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तो चल जाएगा। आपका हार्ट बहुत अच्छा हो लेकिन आपके लंग्स अच्छे नहीं हो, या आपके लंग्स बहुत अच्छी हो आपकी किडनी अच्छी ना हो, तो ये सारी चीजें मिला के आपके शरीर को बेहतर बनाती है। तो ऐसे ही जीवन होता है, जीवन में भी पढ़ाई भी, नौकरी भी,
और ये भी। मिलेंगे आप लोगों से। आज तो बस इतना ही। बिल्कुल बुलाना मुझे शादी में, जब आपकी शादियां हो मुझे बुलाना। तब हम बात करेंगे, तब हम इन पे चर्चा करेंगे। हम बढ़िया। अब आप भी इन चीजों से गुजरेंगे, आप जीवन का फेस है तो ये आपको भी मिलेगा, आप लोग भी इन सब से गुजरेंगे। बस समझदारी से निर्णय लीजिएगा, मेरी वाइफ की तरह समझदार बनिएगा, तो फिर जिंदगी मजे ही मजे हैं। समझदारी की तो जगह कोई ले ही नहीं सकता। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।